बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप के स्कीम ऑफ स्टडीज के यूनिट नंबर 7 को। जी स्टूडेंट, जो स्टेप एसओएस के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 7 है वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। आज हम इस यूनिट में जो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे वो सबसे पहले है स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे टेंजाइल स्ट्रेस एंड टेंजाइल स्ट्रेन को, और ऑब्वियसली इसकी बाकी दो काइंड्स को भी डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हुक्स लॉ को। नंबर फोर्थ पॉइंट पर इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। नंबर फिफ्थ पॉइंट पर स्ट्रेन एनर्जी है। और लास्ट जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा, जो आज का टॉपिक होगा, वो होगा बैंड थ्योरी का टॉपिक, और उसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट हम लेंगे डिफॉर्मेशन से। डिफॉर्मेशन क्या होती है जी? आपको पता है, अब जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ चेंज आ सकता है। चेंज हमारे पास यहाँ पर तीन जगहों पर अपेयर होता है। या तो आप किसी भी स्प्रिंग को पकड़कर जब खींचते हैं तो आप उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं, या किसी भी मटेरियल में आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बॉडी की शेप को बदल सकते हैं। तो ये जो हम कभी भी जो फोर्स लगाकर, अप्लाइड फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर जो चेंज लेते हैं लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में, ये हमारे पास क्या कहलाता है? डेट इज द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन आती क्यों है? आप सबको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी शेप का कोई मॉलिक्यूल डिस्कस किया जा सकता है, वो हमारे पास अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा होता है। हम जो उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं वो उसकी मीन पोजीशन की डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। अब अगर हम इस पर फोर्स लगा दें, आइदर द फोर्स इसे एक्सटेंड कर रही हो या कंप्रेस कर रही हो, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं? हम बाय अप्लाइंग दिस फोर्स इस मॉलिक्यूल्स को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं, और इस स्टेट ऑफ द स्ट्रेस की वजह से ये मॉलिक्यूल एक नई शेप अटेन कर लेगा। लेट्स सपोज मैंने अगर इस पर ये वाली फोर्स लगाई तो यहाँ पर एलोंगेशन बढ़ जाएगी, और अगर फोर्स कंप्रेसिव होगी तो ये इसे क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। कब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी? जब तक आप अप्लाइड फोर्स लगाते रहेंगे। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगाना बंद कर दे तो फिर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर वन, या तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाए, ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। नंबर सेकंड, या फिर ये अपनी जो नई पोजीशन है उसे अटेन करे, ये हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। तो डिफॉर्मेशन की इन दोनों काइंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमारे पास कौन सी डिफॉर्मेशन होती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और मैंने अभी बोला कि ये हमारे पास टेम्परेरी चेंज होता है, आप इसे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कौन सी एबिलिटी है? डेट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, वॉल्यूम या शेप, जिसमें भी तब्दीली आई होगी। तो लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में जो चेंज आया, लेकिन ये किसके अंदर अंदर रहना है आपने? विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा बहाल कर लेता है जैसे ही फोर्स लगना बंद होगी। और ये फोर्स लाजमी तौर पर किस लिमिट में लगनी चाहिए? इलास्टिक लिमिट में लगनी चाहिए। और ऐसे आने वाले डिफॉर्मेशन को हम टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही आप इस इलास्टिक लिमिट से आगे चलेंगे, अब आने वाली डिफॉर्मेशन टेम्परेरी नहीं रहेगी। मतलब अब फोर्स लगाना बंद भी कर दें तो पार्टिकल दोबारा भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं जा सकता। दैट बिहेवियर जो है वो प्लास्टिसिटी बोला जाता है। इस वजह से इस डिफॉर्मेशन का नाम है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कब ऐसा हो सकता है? जब हम क्रॉस करेंगे किसको? इलास्टिक लिमिट को। दैट्स मीन ये वाली डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाएगी? दैट आर नोन एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और हम इसे परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जी। देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन। डिफॉर्मेशन कहां कहां पर अपेयर हो सकती है? अभी हमने कहा तीन जगहों पर, लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रॉड है, मैं इसकी लेंथ L ले लेता हूं, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। बाय अप्लाइंग सम स्ट्रेस मैं इसकी अगर लेंथ को एक्सटेंड करना चाहूं तो लेट्स सपोज इसकी जो नई लेंथ है वो L डैश है, ओरिजिनल लेंथ L थी। तो यहां पर
जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस का नाम हम बोलेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? पर मीटर स्क्वायर। आप इसे पास्कल्स भी कह सकते हो। तो इसके यूनिट्स याद रखिएगा, इसकी डायमेंशंस याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इस वक्त जो डिफॉर्मेशन आई उसे मेजर करने के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेन है। स्ट्रेन का लफ्जी मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ सॉलिड बॉडी। किसकी वजह से? बाय अप्लाइंग सम स्ट्रेस। तो ये हमारे पास स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन होगी। अगर हम स्पेसिफाई करें टेंसाइल स्ट्रेन की शक्ल में तो डेट इज डेल्टा एल बाय एल। वे डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल एक्सटेंडेड लेंथ नहीं है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। डेल्टा एल स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ। और फिर आप इससे फर्दर किससे डिवाइड कर रहे हैं? लेंथ से। तो एक्चुअली आप देखें स्ट्रेन में आपने लेंथ की लेंथ से रेशो ली तो स्ट्रेन की यूनिट्स भी नहीं होते और स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये जो चेंज है ये वॉल्यूम की भी शक्ल में आ सकता है। अगर आप एक क्यूब पर इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई कर दें, इसकी सारी साइड से आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली अब इसमें जो कंप्रेशन आएगा वो इसकी तीन डायमेंशंस में आएगा। इस डायमेंशन में भी कंप्रेशन आएगा, चेंज आएगा, इस डायमेंशन में भी चेंज आ सकता है और इस डायमेंशन में भी चेंज आएगा। जब इसकी 3 डायमेंशन में चेंज आएगा तो अब इसमें चेंज क्या होगा? वो वॉल्यूमेट्रिक होगा। इस स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का साइन है, याद रखिएगा। हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए एक और नाम भी बोलते हैं, डेट इज आल्सो सेड टू बी द कंप्रेशनल स्ट्रेस। फॉर्मूला इसका क्या लिखा जाता है? फोर्स ओवर एरिया ही। फॉर्मूला स्ट्रेस का सेम है, डेट इज द फोर्स ओवर एरिया। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई यहां पर आप फोर्स ओवर वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। ये की पॉइंट है, गलती नहीं करनी। कभी आपसे कह दिया जाए कि क्यूब की एक लेंथ जो है वो 2 मीटर की है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन की, आप इसमें कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैलकुलेट कर दे तो फोर्स ओवर वॉल्यूम नहीं होगा, फोर्स ओवर एरिया ही होगा। और किसी भी क्यूब का जो एरिया होता है वो एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो डेट्स व्हाई फोर्स ओवर एल स्क्वायर से आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ऑब्वियसली फार्मूला सेम है तो यूनिट्स भी सेम होंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज कैसे लिया जाएगा? वॉल्यूम का चेंज लिया जाता है जो हमारे पास कंप्रेसिव वॉल्यूम होगा या एक्सटेंडेड वॉल्यूम होगा उसे हम ओरिजिनल वॉल्यूम से माइनस करेंगे। कीप इन माइंड ये साइन पॉजिटिव ही लिया जाएगा, मतलब लार्जर से स्मॉलर वैल्यूज को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम की वॉल्यूम से रेशो है तो डेट्स व्हाई इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या कंप्रेशनल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास रिजल्ट आता है डिफॉर्मेशन का वो शक्ल में तब्दीली है। तो डेट इज द चेंज इन शेप। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक क्यूब है और मैं इस तरह से इस पर फोर्स अप्लाई कर दूं। अब अगर इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर दी जाए या इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इसकी बेस को फिक्स कर दूं, अगर इसकी बेस फिक्स थी तो अब होना क्या है? अब इसकी सिर्फ ये वाली साइड इस साइड पर झुक जाएगी और ये वाला फेस भी इस साइड पर झुक जाएगा। तो अब आपको नजर आ रहा है कि हमने जो ओरिजिनल शेप वो ब्लू कलर से बनाई और इसके साथ जो चेंज आ रहा है वो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अब चेंज किस में आया होगा? शेप में। देखें ये साइड इस साइड पर झुक गई और ये साइड इस साइड पर झुक गई तो आपके पास एक नई शेप बनी। इस शेयर स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? डेट इज आल्सो द फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर स्ट्रेन को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा इंटू स्मॉल ए ओवर स्मॉल ए आ जाएगा। ये क्या है? देखें नहीं, आपके पास नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यूज थी डेट इज ए और ये चेंज आया, इसे मैंने डेल्टा ए से रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो डेट से आप इसे डेल्टा ए ओवर ए भी लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा इस फिगर पर फोकस कर रहे हैं, मैं इस फिगर को थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूं। देखिए ये डेल्टा ए है, ये ए है। तो डेट्स है अगर ये एंगल थीटा ले लिया जाए, ये परपेंडिकुलर है तो आपको नजर आ रहा है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। तो डेट्स है जनरली हम इसे टेंजेंट ऑफ थीटा से रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। ये थीटा ये वाला एंगल था। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाए अगर थीटा बहुत स्मॉल वैल्यूज में हो जाए तो टेंजेंट थीटा और थीटा आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो डेट्स है आप इसे थीटा भी लिख सकते हो। कंडीशन जस्टिफाइड होगी
इफ थीटा इज वेरी स्मॉल वैल्यूज देन टेंजेंट थीटा शुड बी टेकन एज द थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ये फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसी के रिगार्डिंगली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ एमसीक्यूज की शक्ल में भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। कंडीशन एक मौजूद है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हम एक्सीड नहीं कर सकते, इलास्टिक लिमिट को ब्रेक करेंगे तो हुक्स लॉ की जो हमारे पास वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। इनके दरमियान है डायरेक्ट रिलेशन। दैट्स व्हाई अगर हम सिग्मा स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू द, यहां पर स्ट्रेन ले आए तो यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट को हम इसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। हम इसके लिए ई का लेटर लिखते हैं तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन गया। यहां से अगर हम इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करें तो ये इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई, दैट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। अब इसके यूनिट्स की बात कर लें। देखिए स्ट्रेन का भी हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, कोई यूनिट नहीं होता। अगर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट सेम एज द स्ट्रेस निकलेगा, तो दैट इज आल्सो टेकन एज द पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखें आमतौर पर फिजिक्स में जब हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसे एमसीक्यूज कॉमनली पूछे जाते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना इसका यूनिट किस जैसा है। तो अब यहां पर याद रखिएगा कि हमने बोला स्ट्रेस, कोई भी इलास्टिक मॉडुलस, जैसे अभी हम 3 इलास्टिक मॉडुलस की काइंड पढ़ेंगे, कोई भी इलास्टिक मॉडुलस, प्रेशर, इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 12 में भी एक क्वांटिटी आपने पढ़ी थी जिसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। हम अभी इसी टॉपिक में आगे फर्दर जाकर भी इस क्वांटिटी को पढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी क्या होता है? पास्कल ही होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो प्रेशर, स्ट्रेस, कोई भी इलास्टिक मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी, इनके यूनिट सेम होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपने पॉइंट याद रखना होगा जी। अब अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो इलास्टिक मॉडुलस में भी हमारे पास 3 काइंड्स निकलती हैं। देखिए ना, लेंथ में चेंज था, वॉल्यूम में चेंज था, शेप में चेंज था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर भी 3 काइंड्स निकलेंगी। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम वाई से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान हमारे पास रेशो होगी। हम इसे F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L लिखेंगे और ये इसका फर्दर सिंप्लीफाइड फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला ध्यान में रखना है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बल्क मॉडुलस को हम K से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बल्क मॉडुलस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेस ओवर कंप्रेशनल स्ट्रेन से भी लिखा जाता है। फार्मूला बन गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम इनटू द एरिया। शेयर मॉडुलस को हम G से रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इसका फार्मूला शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन हो जाएगा। दैट्स व्हाई फोर्स ओवर एरिया इनटू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की जगह पर हम जस्ट थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनके फार्मूलाज हैं, इनके अकॉर्डिंगली अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। देखें एक बात बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छी तरह से पता है लेंथ या शेप में जो चेंज आ सकता है ना वो सिर्फ सॉलिड में आ सकता है। लिक्विड की ना लेंथ चेंज की जा सकती है ना शेप चेंज की जा सकती है। गैसेस की ना लेंथ चेंज की जा सकती है ना ही शेप चेंज की जा सकती है। दिस मीन्स दैट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस सिर्फ किस मटेरियल में स्टडी किया जा सकता है? सिर्फ सॉलिड में। शेयर मॉडुलस सिर्फ किस मटेरियल में स्टडी किया जा सकता है? सॉलिड में। जबकि बल्क मॉडुलस सॉलिड में भी आएगा, लिक्विड में भी स्टडी हो सकता है और गैसेस में भी स्टडी हो सकता है। तो डेट से याद रखने वाली बात हो गई कौन सा मॉडुलस है जो ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स में अवेलेबल होगा, तो डेट इज बल्क मॉडुलस। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेबल नंबर 17.1 में ये टेबल में वैल्यूज भी दी गई कि कोई भी लिक्विड दे दिया जाए, लेट्स सपोज अल्कोहल है, लेट्स सपोज वाटर है, और कहा जाए इसके शेयर मॉडुलस की वैल्यूज बता दे, इसके यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज बता दे, तो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेबल में लिक्विड वाले कॉलम में चले जाएं तो वहां पर शेयर्ड मॉडुलस भी 0 लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी 0 लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किस की वैल्यूज अवेलेबल होगी? ओनली द बल्क मॉडुलस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखनी है, हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है ना, इसे हम बोलते हैं कि दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस के लिए हम वर्ड बोलते हैं
कि जो बल्क मॉडुलस है ये रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? कंप्रेसिबिलिटी का। याद रखिएगा, मैंने ये वर्ड जनरलाइज नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो तमाम के तमाम मॉडुलस का रेसिप्रोकल होगी। मैंने कहा कि बल्क मॉडुलस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या आप इस तरह से बोल दे कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। दैट से आप इसे लिखेंगे क्या? 1/k, इसका फॉर्मूला स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, इसके यूनिट्स पर पास्कल्स हो जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखना है जी। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कुछ मिसलीड होते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला से। देखें, किसी भी मॉडुलस का फॉर्मूला हमने लिखा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। मैं अगर यंग मॉडुलस की शक्ल में लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को वादे तौर पर नजर आ रहा है कि यंग्स मॉडुलस फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यंग मॉडुलस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यंग मॉडुलस एरिया के इनवर्स रिलेशन में होता है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक होती है जी स्टूडेंट से। देखें, आपसे क्वेश्चन ये दिया जाए कि हमारे पास एक वायर थी, उसका यंग मॉडुलस 1 × 10⁻10 पास्कल था। मैं उस वायर की लेंथ को डबल कर दूं, मटेरियल सेम रखा हुआ है, आप ये बता दें कि अब यंग मॉडुलस की वैल्यूज क्या होगी, तो फौरन से पहले आंसर होता है कि लेंथ डबल हुई तो यंग मॉडुलस भी डबल हो जाएगा। तो ऐसा कतन नहीं है। देखिए, मैंने अभी हिंट दिया 17.1 का जो टेबल है उसमें कतन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आयरन की 10 मीटर वायर की यंग मॉडुलस की वैल्यूज ये है और 20 मीटर वायर की जो है यंग मॉडुलस की वैल्यूज ये है। वो तो आयरन की वैल्यूज लिखी हुई है। तो डेट्स वाई यंग्स मॉडुलस ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ना फोर्स पर डिपेंड करता है, ना एरिया पर डिपेंड करता है, ना स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, ना स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। तो यंग्स मॉडुलस इंडिपेंडेंट होता है फोर्स, लेंथ, एरिया, डायामीटर, रेडियस, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। इसमें जितनी मर्जी चेंज ले आए, यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इसे एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा। कभी ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि आपसे कहा जाए कि दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल्स की हैं, लफ्ज़ है सेम मटेरियल्स की हैं, और उसमें लेंथ, एरिया, एक्सटेंशन में या फोर्स में कुछ भी रेशो दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप दूसरी वायर का यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर दें, तो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो सेम एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इन फैक्टर्स पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, तो फिर किस पर डिपेंड करेगा? एक्चुअली यंग्स मॉडुलस दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल पर, मटेरियल चेंज कर दें तो यंग मॉडुलस की या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। कॉपर के लिए कुछ और है, आयरन के लिए वैल्यूज और है, स्टील के लिए वैल्यूज और है। नंबर 2, ये डिपेंड कर रहा होता है अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा यंग मॉडुलस किसी भी फैक्टर पर डिपेंडेंस में नहीं होगा। मटेरियल को चेंज करने से यंग मॉडुलस की वैल्यूज बदलेगी या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज बदलेगी। टेम्परेचर को चेंज करने से इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज में चेंज आ सकता है। टेम्परेचर पर वेरिएशन क्या है अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। देखें एमसीक्यूज क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है स्टील। जनरली आमतौर पर यहां पर स्टूडेंट की कंफ्यूजन ये होती है कि रबर, आम एक जनरल हमारे पास लेमैन वाला एटीट्यूड होता है, रबर ज्यादा इलास्टिक है, उसे ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है, तो रबर की ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो रबर इसकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखें, लेट्स सपोज हमारे पास 4 वायर्स हैं, रबर है, कॉपर है, प्लास्टिक है और स्टील है। मैंने ये 4 वायर्स ले ली, सब पर सेम फोर्स लगा दें, सबकी लेंथ भी सेम ले लें, सबका एरिया भी सेम ले लें। तो अब सबसे जो कम एक्सटेंशन यहां पर आएगी वहां पर यंग मॉडुलस की सबसे बड़ी वैल्यूज निकलेगी। एक्चुअली मोर इलास्टिक का मतलब है जिसका इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर हम फार्मूला में एफ एल एरिया को कांस्टेंट कर देते हैं तो वाई और डेल्टा एल में कौन सा रिलेशन निकल रहा है? इनवर्स। ये सबसे लार्जेस्ट कब निकलेगा? जिस वायर में सबसे स्मॉलेस्ट ये वाली वैल्यूज आएगी। अभी तो हमने कहा ये डेल्टा एल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए बच्चे, डेल्टा एल पर बेशक डिपेंड नहीं कर रहा। जब हम एक इंडिविजुअल किसी वायर को कंपैरिजन में लेकर, है ना, आयरन के 4 वायर्स हमने ली हुई हैं, स्टील के हमने 10 पैरामीटर्स लिए हुए, 1 मीटर का, 10 मीटर का, किसी का डायमीटर डबल कर दिया, तो वहां पर ये कतन फोर्स, लेंथ, डायमीटर, एक्सटेंशन पर डिपेंडेंस नहीं है। जब हम कंपैरिजन में आएंगे ना,
जैसे हमने एक स्टील वायर ली, एक रबड़ वायर ली, तो ऑब्वियसली अब तो कंपैरिजन हो रहा है। अब अगर आप सेम फोर्स लगा दें तो दोनों में एक्सटेंशन तो सेम नहीं आ सकती, तो डेट्स है यहां पर हम इसके कंपैरिजन की वजह से ये प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इसका कतन मतलब नहीं है कि ये एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गया, ये तो एक कंपैरिजन वाली प्रॉपर्टी है। अब सबसे कम से कम एक्सटेंशन किस में आएगी? सबसे रिजिड बॉडी में, स्टील में। तो ऑब्वियसली इसमें अगर एक्सटेंशन सबसे कम आ रही है तो इसका इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज क्या होगी? सबसे लार्जेस्ट निकलेगी। तो डेट इज द प्रॉपर ऑप्शन। डेट्स याद रखिएगा, पार्टिकल्स जितने रिजिड होते जाएंगे उतनी उसमें एक्सटेंशन कम से कम आती जाएगी और वो उतने ज्यादा इलास्टिक होते जाते हैं। इलास्टिसिटी कहते भी इसे ही है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स डायमेंशन में। और डायमेंशन में चेंज क्या होगा? वो लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, शेप में भी हो सकता है। तो डेट्स है इस फॉर्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखें, अगली बात याद रखिएगा, अगर हम किसी भी सॉलिड को हीटेड करते हैं तो यंग मॉडुलस पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। अब देखें, हमारे पास टेम्परेचर के चेंज से चेंज किस में आता है? वंस अगेन वही बात, एक्सटेंशन में। अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा कर दें तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और अगर एक्सटेंशन ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है यंग मॉडुलस की वैल्यूज क्या कर जाएगी? वो कम हो जाएगी। एक्सटेंशन डिनोमिनेटर में है। मैं वंस अगेन कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। दिस मीन्स दैट अगर हम एक जनरल सा रिलेशन बना लें कि जो यंग मॉडुलस है वो हमारे पास टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होगा, ये ज्यादा बेहतर बात होगी। यंग मॉडुलस और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। आप टेम्परेचर ऑफ द वायर को बढ़ाते जाएं तो उसका यंग मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दिस मीन्स दैट जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, डेट्स है यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज पहले से क्या कर रही होगी? कम हो रही होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये अगला एमसीक्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं, स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि यंग मॉडुलस इक्वल टू द स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस में हमारे पास एक्सटेंशन से, एरिया से, लेंथ से, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। डेट्स है यंग मॉडुलस आयरन का एक कांस्टेंट वैल्यूज ही का है। आप यंग मॉडुलस में तो चेंज नहीं ला सकते। हम चेंज एक्सटेंशन से किस में लेकर आ रहे होते हैं? स्ट्रेस में। तो डेट्स में मैंने वर्ड बोला कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार ऑप्शंस हैं। अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो किस सिचुएशन के ऊपर जो हमारे पास है वो यंग्स मॉडुलस के या इलास्टिक मॉडुलस के बराबर निकल आएगा। देखिएगा, हमारे पास ऑप्शन अल्फा है डेल्टा एल इज 2l, ऑप्शन बीटा है डेल्टा एल इज l, ऑप्शन चार्ली है l प्राइम इज इक्वल टू द 2l, डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखिए, सिंपल सा फिनोमिना है। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। ये दोनों आपस में कब बराबर हो सकते हैं? जब स्ट्रेन की वैल्यूज न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। स्ट्रेन 1 कब हो सकता है? स्ट्रेन एक्चुअली रेशियो है डेल्टा एल ओवर एल की। डेल्टा एल कैसे लिया जाएगा? एक्सटेंशन माइनस लेंथ के। अगर एक्सटेंशन 2l के बराबर हो जाए तो एक्सटेंशन क्या होगी? 2l माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो 2l माइनस l किसके बराबर आया? l के, डिवाइडेड बाय l। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये आंसर 1 हो जाए तो प्रैक्टिकली अब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए। तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। इसका मतलब है हमने क्या कहा, इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? L डैश किसके बराबर आना चाहिए? 2l के। डेल्टा एल, ये डेल्टा एल था ना, इसे डेल्टा एल कह सकते थे। ये किसके बराबर आया? L के। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? बोथ B एंड C। जी, एक स्टूडेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट जरा ध्यान में रखिएगा। देखें, हमने क्या बोला, हमारे पास यहां पर अगर एक्सटेंडेड लेंथ जो थी वो 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ हो जाए तो अब हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यूज क्या हो गई थी? ये 1 हो गई थी। तो कितने टाइम्स चेंज आया था? फाइनल लेंथ में 2 टाइम्स। स्ट्रेन उससे एक लेस होकर आ जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एमसीक्यूज में शॉर्टकट बन जाएगा। कैसे स्ट्रेन 1 आ गया जी? देखिए, हमारे पास अब स्ट्रेन की वैल्यूज क्या होती है? डेट इज डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल कैसे लिया जाएगा? फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी थी? 2l। इनिशियल लेंथ कितनी थी? l। और आप इसे l से डिवाइड करेंगे
तो डेट से 2l माइनस एल क्या हो गया l, और l से l अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। ये बात हम पहले भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात मैंने समझाने के लिए बोली। सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाए कि जो हमारे पास फाइनल लेंथ है वो 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ हो गई है, आप बता दें स्ट्रेन की वैल्यूज क्या होगी, तो स्ट्रेन कितना निकलेगा जी। आप देखें कितने टाइम्स चेंज आया, 5 टाइम्स, एक लेस कर दीजिएगा, 5 माइनस 1 कितने होते हैं, 4, तो स्ट्रेन की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 4। तो ये शॉर्टकट होते हैं जी एंटी टेस्ट में, ये बातें आपने अच्छी तरह से याद रखनी होती हैं ताकि आप कैलकुलेशन से बच सकें, अदरवाइज कैलकुलेशन के बाद भी आंसर मिल जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज होगा, तो डेट्स वाई आप रिक्वायर्ड टाइम में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कैलकुलेशंस के शॉर्टकट आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ बुकिश इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे पास टेबल नंबर 17.1 बना हुआ है, उसमें आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स के यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस की वैल्यूज अवेलेबल हैं। आप उस टेबल को अगर गौर से देख रहे हैं तो हमारे पास वहां पर एक मटेरियल लिखा गया, डेट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की वैल्यूज सेम दी गई है, तो डेट से ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में से आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल होगा जिसमें यंग मॉडुलस की वैल्यूज सेम एज द बल्क मॉडुलस निकलेगी, तो उस टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सा मटेरियल है, डेट इज द एल्यूमिनियम। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आप उसी टेबल पर फोकस कर रहे हैं तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर हमारे पास शेयर मॉडुलस की वो डायमंड के लिए लिखी हुई है। हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल जितना ज्यादा रिजिड होता जाएगा उतने उसके इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। सबसे रिजिड बॉडी डायमंड होता है, तो डेट से उस टेबल के अकॉर्डिंगली भी अगर आप वैल्यूज को चेक करना चाह रहे हैं तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस किसकी होगी, वो हमारे पास डायमंड की होगी। सिमिलरली उस टेबल पर अगर फोकस कर रहे हैं, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो गया कि वहां पर जो भी मटेरियल लिक्विड्स हैं जैसे वाटर या मरकरी, तो वहां पर उनके यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की वैल्यूज 0 लिखी हुई है। इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा जस्टिफाइड करते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस क्या होगा, रिजिड बॉडी कौन सा बॉडी होता है जिसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होना मुश्किल टास्क होगा। आइडियल रिजिड बॉडी कौन सा होता है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ सकती, तो डेट्स है ऐसा पार्टिकल जिसमें डिफॉर्मेशन ना आए उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। अगर डेल्टा एल 0 होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेन की वैल्यूज भी क्या निकलेगी, वो 0 ही निकलेगी। और अगर आप यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेस ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि परफेक्टली रिजिड बॉडी का वर्ड अगर आ जाए और आपसे पूछा जाए इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, तो आंसर क्या निकलेगा, डेट वुड बी द इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखिएगा, बुक में मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा सिग्मा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपके पास एक रॉड है, आप उस पर इतनी फोर्स लगाते हैं कि वो रॉड टूट जाता है। वो रॉड किसी भी मटेरियल का बना हुआ है तो आप इसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। अगर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो ये फोर्स कौन सी होगी, ब्रेकिंग फोर्स होगी। आप इसे मैक्सिमम लोड भी कह सकते हैं। मैक्सिमम लोड इस हवाले से कि इससे ज्यादा लोड ये रॉड या ये मटेरियल बियर नहीं कर सकता। अब यहां पर मैक्सिमम लोड का फॉर्मूला क्या हो गया, डेट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, ये एक्चुअली मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा होता है। अब याद रखिएगा हमारे पास यहां पर मैक्सिमम लोड, मैंने इसके लिए लफ्ज बोला ये मैक्सिमम लोड है। जो मैक्सिमम लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। अगर ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर या रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के, और डायमीटर की टर्म में क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4। दैट्स व्हाई मैक्सिमम लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, मैक्सिमम लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर या आर स्क्वायर होगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए एरिया ऑफ द वायर को इतना बढ़ाया कि वो डबल हो गई है, अब मैक्सिमम लोड की वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी डबल हो चुकी होगी। जबकि अगर आपसे ये कहा जाता कि उसका रेडियस या डायमीटर डबल कर दिया, अब मैक्सिमम लोड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अब हमारे पास है तो डायरेक्ट रिलेशन,
लेकिन ये जो डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर के साथ है, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, ये 4 टाइम्स हो चुकी होगी। दिस मीन्स दैट यहां से कंक्लूड हो रहा है कि ये जो मैक्सिमम लोड या ब्रेकिंग फोर्स होती है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर को आप कम ज्यादा कर दें, मैक्सिमम लोड कैपेबिलिटी पर या ब्रेकिंग फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपके पास एक आयरन की 10 मीटर का रॉड है, उसका जो मैक्सिमम लोड कैपेबिलिटी है, जहां तक वो मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है या जिस फोर्स पर जाकर वो ब्रेक हो जाता है वो 50 न्यूटन है। अगर हम उसको इस तरह से कर रहे हैं कि 2 पीसेस में कट कर देते हैं, अब किसी भी एक पीस के ऊपर हम कितना मैक्सिमम लोड लगाएंगे कि वो ब्रेक हो जाए, तो याद रखिएगा मैक्सिमम लोड जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। तो अभी भी कितना रहेगा, जितना पहले वाली सिचुएशन था, अगर वो 50 न्यूटन था तो यहां पर भी आंसर क्या निकलेगा, वो 50 न्यूटन ही निकलेगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, A steel wire is 1 meter long and area of cross section is 2 millimeter square. उस पर कितनी फोर्स लगाई गई, 5 × 10⁻³ न्यूटन। That stretches, इसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया गया, 1 मिलीमीटर। Another wire, एक और वायर लेते हैं of the same material and same diameter। अब जो सेकंड वायर है उसका मटेरियल भी सेम है, उसका डायमीटर भी सेम है, has the length 10 मीटर, एक्सटेंशन 2 मिलीमीटर है। अब उस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज द F/A। यहां पर एक्सटेंशन मल्टीप्लाई हो रही थी और ये ओरिजिनल लेंथ इधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला यहां से ड्राइव करूं तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखिएगा हमारे पास फीचर क्या आ रहा है, सेम मटेरियल। मटेरियल सेम होने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यूज क्या होगी, वो सेम होगी। सेम डायामीटर, डायामीटर सेम होने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है जो फोर्स है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही होगी, इस एक्सटेंशन पर और इस ओरिजिनल लेंथ पर। दिस मीन्स दैट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा एक्सटेंशन ओवर द लेंथ। दिस मीन्स दैट अगर मुझे F' की रेशो लेनी है तो एक्सटेंशन की रेशो तो इसी रेशो में ले लूंगा ΔL'/ΔL, जबकि लेंथ की रेशो को इन्वर्स कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर L'। अब आप वैल्यूज लगा दें, ΔL' 2 मिलीमीटर था, ΔL 1 मिलीमीटर है, लेंथ की वैल्यूज 1 मीटर है, जबकि L' की वैल्यूज 10 मीटर है। ये इससे कैंसिल हो गया और अगर मैं 2/10 करूं तो ये 1/5 हो जाएगा और ये फोर्स इधर आकर मल्टीप्लाई होगी। इस फोर्स की वैल्यूज हमें गिवन थी, डेट इज द 5 × 10⁻³ ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर 10⁻³ न्यूटन निकल आएगा। तो डेट से नो डाउट एक न्यूमेरिकल था, लेकिन अगर हम बेसिक फार्मूला पर फोकस करें तो ये कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं बन रही। डेट से याद रखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर कभी आ जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जस्टिफाइड किया करें कि कौन सा फार्मूला लग रहा है और चेंज कहां पर आ रहा है। सेम मटेरियल सेम डायमीटर आपको लीड कर रहा था, आपने ना यंग मॉडुलस में चेंज लाना है ना एरिया में चेंज लाना है। देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक MCQs है। अ वायर इज स्ट्रेच बाय 0.01 मीटर, ये इसकी एक्सटेंशन आ गई, बाय अ फोर्स F। अनदर वायर, एक और वायर है ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल आपको लीड कर रहा है कि इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। हुज डायमीटर एंड लेंथ आर डबल, इसका लेंथ और इसका डायमीटर पहले वाली वायर से डबल कर दिया, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, फोर्स भी सेम है। देन इट्स अलोंगेशन इज, अलोंगेशन का मतलब है ΔL। अब आपने ΔL' कैलकुलेट करना है, ये आपके पास ΔL की वैल्यूज थी। देखिए ΔL का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से ΔL का फॉर्मूला लिख लें, ΔL इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वायर डिवाइड हो जाएगा तो ΔL निकल आएगा F/area मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय द इलास्टिक मॉडुलस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, MCQs में इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ टाइम MCQs आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपने क्रैम करना है, याद रख लेना है। देखिए हमारे पास ΔL इज इक्वल टू द F/A मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ओवर इलास्टिक मॉडुलस। एरिया किसके बराबर होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एरिया πr² भी हो सकता है और एरिया πd² by 4 भी हो सकता है। तो मैंने एरिया की जगह पर एरिया की वैल्यूज लगा दी।
देखो आप डेल्टा एल में चेंज कैसे आ सकता है। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है मटेरियल सेम है, सेम फोर्स है, इसका मतलब है इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आ सकता। दिस मीन्स दैट अब हमारे पास जो है वो डेल्टा एल सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर और डायामीटर पर। देखें पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो डेट से डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर डी स्क्वायर, डी के साथ स्क्वायर का रिलेशन भी था, तो डेल्टा एल डैश ओवर डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, एल की सेम रेशो होगी एल डैश ओवर एल, और डायामीटर की इनवर्स रेशो होगी डेट इज अ डी स्क्वायर ओवर डी डैश होल स्क्वायर। अब 2l ओवर एल किसके बराबर आ जाएगा, 2l कैसे लगाया, लेंथ डबल कर दी थी और ये l के बराबर ले ली, डेट इज अ d ओवर 2d, d डैश को डबल किया था, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन थी, तो d बाय 2d होल स्क्वायर आ जाएगा, l से l और d से d कट गया तो ये 2 रहेगा और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। इसका मतलब है डेल्टा एल डैश किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, और ये डेल्टा एल इधर मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा एल की वैल्यूज थी 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या निकल आया 0.005 मीटर। तो डेट से मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप सिर्फ फार्मूला पर फोकस करेंगे और पैरामीटर को अच्छी तरह से गौर से पढ़ लेंगे तो ये कोई ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, ज्यादा मुश्किल भी क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज है जी, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कैन ब्रेक, ब्रेक का वर्ड है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स का पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अ वायर, द फोर्स टू ब्रेक अ वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने अभी बोला ब्रेकिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में होती है। दिस मीन्स दैट अगर एरिया को डबल करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले ब्रेकिंग फोर्स कितनी थी 100 न्यूटन, तो अब ब्रेकिंग फोर्स कितनी हो चुकी होगी 200 न्यूटन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी 200 न्यूटन। जी अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द स्ट्रेन एनर्जी और नंबर 2 इज द इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो उस पर चलते हैं जी। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। एक्चुअली ये ग्राफ है और इस ग्राफ में 3 रीजन्स बन रहे हैं, इन रीजन्स को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे हम लास्ट ईयर्स के एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस को देखें तो उसमें से इस ग्राफ में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्राफ बना हुआ है जी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, स्ट्रेस हमने लिया हुआ है अलोंग द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन लिया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम इनिशियल ग्राफ को डिस्कस करें तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। वजह क्या है, इनिशियली विद इन द इलास्टिक लिमिट हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट, और अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट हो तो बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो डेट से अगर हम O से लेकर A तक के ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये ग्राफ हमारे पास हुक्स लॉ का ग्राफ होगा, बिकॉज यहां पर इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, डेट से स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन बन रही है। यहां पर इसका मतलब है हुक्स लॉ होने का मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये रीजन इलास्टिक रीजन भी होगा और प्रोपोर्शनल रीजन भी होगा। मैंने इसे 2 वर्ड बोले क्योंकि अगले पॉइंट पर जाकर हम प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। इसका मतलब है O से लेकर A पॉइंट तक किसी भी जगह पर चले जाइएगा, हमारे पास जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक रीजन होगा, और प्रोपोर्शनलिटी तो होल्ड कर ही रही है क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। आप अगर किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, और अगर आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी यहां पर कितने टाइम बढ़ रहा होगा, वो भी 2 गुना ही बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये हमारे पास सिग्मा पी है, पॉइंट ए पर हम मार्क करते हैं ये सिग्मा पी, पी फॉर प्रोपोर्शनल, आप इसे प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं, हम इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी कहते हैं। दिस मींस अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रोपोर्शनल लिमिट का यूनिट क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल लिमिट का यूनिट वही स्ट्रेस वाला ही बोलेंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट बात बिल्कुल क्लियर है, इस जगह पर जाकर प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट आ जाएगी, आखिरी हद आ जाएगी। प्रोपोर्शनल लिमिट है क्या, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यूज है। जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, प्रोपोर्शनलिटी वैलिड रहेगी। इस पॉइंट के बाद जैसे ही आप ए से बी की साइड पर मूव करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये इलास्टिक स्ट्रेस है या इसे यील्ड स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो डेट से मैंने इसे सिग्मा ई से मार्क कर दिया। अब यहां पर हमारे पास
जितने भी स्ट्रेस होंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रेस ले लें, वो स्टिल इलास्टिक है, लेकिन अब प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं कर रही। डेट्स से अब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती। अब हमारे पास कौन सी लाइन आएगी? वो कर्व्ड लाइन आएगी। और ये बहुत छोटा सा रीजन बनता है, इतना स्मॉलेस्ट रीजन कि अगर हम कोई बहुत स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी से इसे डिस्कवर ना करें या ड्रॉ ना करें तो ये रीजन हमारे पास स्ट्रेट लाइन के तौर पर ही बिहेव हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर इसे स्ट्रेट लाइन के तौर पर ड्रॉ करूँ तो ये तकरीबन 0.2% तक एरर आता है, इसलिए इसे सिग्मा 0.2 भी बोला जाता है। और ये इतना कम एरर है कि हम इसे इग्नोर भी कर देते हैं। तो डेट्स वाई जनरली हम पॉइंट बी तक मटेरियल को इलास्टिक ही बोलते हैं। इस पॉइंट बी पर अगर मैं स्ट्रेस लगाना छोड़ दूं तो मटेरियल डायरेक्टली अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस नहीं आ सकता, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और ये इतना लिटिल बिट चेंज होगा कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। डेट्स वाई O से लेकर A तक और A से लेकर B तक किसी भी पॉइंट पर आप स्ट्रेस लगाना छोड़ दें, मटेरियल दोबारा रिगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप को। तो पॉइंट B को हम कहते हैं ये इलास्टिक लिमिट होगी। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक स्ट्रेस, ये इलास्टिसिटी की लिमिट है। जैसे ही पॉइंट B से आप एक्सीड करेंगे अब आप प्लास्टिसिटी में एंटर हो जाएंगे। दिस मींस दैट O से लेकर B तक किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस लगना बंद हो जाए तो ये यहां पर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन की वजह से दोबारा पार्टिकल अपनी ओरिजिनल शक्ल को ही अटेन करेगा। बी से लेकर सी तक हम इसे कहते हैं ये सिग्मा एम है, एम फॉर मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम स्ट्रेस का वर्ड भी बोला जाता है, इसे यूटीएस भी कहा जाता है। यूटीएस स्टैंड फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जहां पर कोई मटेरियल विद स्टैंड रह सकता है। याद रखिएगा ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जहां तक कोई मटेरियल विद स्टैंड रहता है। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सिग्मा एम लिखा। बी से सी तक रीजन में हमने बोला कि प्लास्टिसिटी होल्ड कर रही है। अब आने वाली डिफॉर्मेशन क्या होगी? वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। तो डेट्स वाई यहां से प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारे पास जो लास्ट पॉइंट बनता है, जो सी से डी का रीजन है, उसे हम सिग्मा एफ से मार्क करते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। जैसे ही आप सी पॉइंट से आगे चलेंगे, विद स्टैंड रहने की एबिलिटी खत्म हो गई, अब मटेरियल फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, देखिएगा अगर मैं यहां पर कहूं कि मैंने ये स्ट्रेस लिया, ये दूसरा पॉइंट इसका स्ट्रेन आ गया, एक और पॉइंट स्ट्रेस का लेते हैं तो स्ट्रेन पहले से बढ़ गया। मैं ए बी रीजन में जाता हूं तो अभी भी जैसे ही स्ट्रेस की वैल्यूज बढ़ रही है स्ट्रेन की वैल्यूज फर्दर बढ़ गई। मैं बी सी रीजन में आता हूं तो मुझे स्ट्रेस की वैल्यूज बढ़ानी होगी, स्ट्रेन आपको नजर आ रहा है बढ़ गया। हम सी डी रीजन में दोबारा मूव करते हैं। अब सी डी रीजन में क्या हुआ? स्ट्रेस पहले से कम हो गया, डिक्रीज कर गया, जबकि स्ट्रेन अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो डेट्स से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा रीजन होगा जिसमें स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस कम हो रहा होगा, तो वो फ्रैक्चर्ड रीजन होता है। यहां पर हम मटेरियल को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट भी करते हैं। नंबर वन इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो पहले इलास्टिक होंगे, फिर प्लास्टिक होंगे और उसके बाद जाकर टूटेंगे। मतलब टूटने से पहले उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन लाजमी आती है। कौन कौन से मटेरियल्स डक्टाइल होते हैं? लेड एंड कॉपर। एग्जांपल याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मटेरियल एक और काइंड के भी होते हैं, या तो इलास्टिक हैं या टूट जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये मटेरियल जो हैं इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती, इसमें हमारे पास परमानेंटली डिशेप नहीं कर सकते, या इलास्टिक रहेंगे और जैसे ही इलास्टिक लिमिट को अचीव करेंगे ये फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स के लिए लफ्ज बोला जाता है ये ब्रिटल होते हैं। और ब्रिटल मटेरियल्स में हमारे पास ग्लास और हाई कार्बन स्टील लिया जाता है। देखें ऐसे ग्राफ पेपर में आए हुए हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका होगा? कॉपर का। ये ग्राफ किसका होगा? ग्लास का। तो डेट्स व्हाई इस ग्राफ की मदद से आप डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो ग्राफ एक बार क्वेश्चंस में आया हुआ है उसमें ये ग्राफ यहां तक ही रोक दिया गया था, मतलब इसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर्ड हो गया, तो ये भी किसका ग्राफ होगा? ये भी ब्रिटल सब्सटेंसेस ही का ग्राफ होगा। इसी के अकॉर्डिंगली कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। देखिएगा जी, हमारे पास एक एमसीक्यूज है। कंसीडर द ग्राफ इन विच द डिफरेंट मटेरियल्स, याद रखिएगा मटेरियल्स डिफरेंट हैं, आर टेस्टेड फॉर
different values of the stress and strain, which of them is more elastic. आपके पास मटेरियल नंबर 1, 2 एंड 3 दिए गए, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। देखिए आपको नजर आ रहा है कि यहां पर हम स्लोप लेंगे, और स्लोप किसी भी ग्राफ में कैसे लेते हो, वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। अब इसका मतलब है वाई एक्सिस पर क्या लिया गया, स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया, स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, इलास्टिक मॉडुलस के, या फिर आप इसे क्या बोलोगे, डेट इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस। दिस मींस दैट आपको इस ग्राफ में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक मॉडुलस होगा। मतलब कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा। किसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसमें स्लोप ज्यादा से ज्यादा आएगा। स्लोप क्या होता है जी, देखिए आप जब भी किसी ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास पहला पैरामीटर बना, ये इसका कोई और किसी और मटेरियल का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये किसी और मटेरियल का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर वाई एक्सिस का चेंज भी लार्जेस्ट होगा और एक्स एक्सिस का चेंज भी स्मॉलेस्ट होगा। ब्लैक वाले में वाई एक्सिस का चेंज पहले से क्या कर गया, कम हो गया, जबकि एक्स एक्सिस का चेंज बढ़ गया। जबकि रेड कलर वाले ग्राफ में हमारे पास डेल्टा वाई की लीस्ट वैल्यू आ रही है और डेल्टा एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है। अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस कर रहे हैं तो स्लोप कब मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम से मिनिमम होगा और न्यूमरेटर लार्जेस्ट से लार्जेस्ट होगा। तो दिस मींस दैट जैसे जैसे ये लाइन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस मूव करती जा रही है, स्लोप उसके अकॉर्डिंगली क्या करता जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जैसे जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस की साइड पर झुकती जा रही होगी, स्लोप उसके अकॉर्डिंगली क्या करता जा रहा होगा, डिक्रीज करता जा रहा होगा। तो आप यही पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। आप बता सकते हैं सबसे मैक्सिमम स्लोप किसका निकलेगा, तो वो मटेरियल नंबर 1 है, इसका स्लोप मैक्सिमम है। तो स्लोप मैक्सिमम है तो इलास्टिक मॉडुलस भी मैक्सिमम होगा। सबसे मिनिमम स्लोप किसका होगा, तो मटेरियल नंबर 3 का। अगर इसका मिनिमम स्लोप है तो इसका इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज भी क्या निकलेगी, वो मिनिमम से मिनिमम निकलेगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था मोर इलास्टिक, तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, दैट इज द स्पेसिमेन नंबर 1। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दे दिया गया। ग्राफ के साथ सिर्फ एक एंगल थीटा की वैल्यूज दे दी गई। देखिए अगर आपको कोई पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि ये स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं, यहां पर स्ट्रेन की वैल्यूज है, तो फिर भी आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे। अब एंगल से कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, देखिए स्लोप के लिए हम एक और लफ्ज भी बोलते हैं, डेट इज द टेंजेंट। परपेंडिकुलर और बेस है ना, तो डेट से हम इसे टेंजेंट भी कहते हैं। तो अगर आप इसे टेंजेंट भी कहते हैं तो एक्चुअली ये टेंजेंट थीटा को भी रिप्रेजेंटेशन देता है। तो डेट से आपने सिंपल टेंजेंट एंगल लेना होगा। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैंने पैरामीटर्स बदल दिए। अब वाई एक्सिस पर स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन है। एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस है। तो डेट से अब स्लोप किसके बराबर निकल रहा होगा, अगर आप इस ग्राफ को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो अब स्लोप निकल रहा है स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस, वाई एक्सिस का चेंज ओवर एक्स एक्सिस का चेंज। और स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस जो है वो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी तो हो सकती है, इलास्टिसिटी नहीं हो सकती। या फिर आप इसे कह सकते हो कि ये हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का रेसिप्रोकल होगा। दिस मींस दैट अगर मुझे यहां पर y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यंग्स मॉडुलस लेना है, इलास्टिक मॉडुलस लेना है, तो जो स्लोप निकलेगा उसे रेसिप्रोकल भी लेना होगा। दिस मींस दैट अब हमारे पास यहां पर y की वैल्यूज क्या होगी, वो 1 ओवर स्लोप ली जाएगी। और 1 ओवर स्लोप का मतलब क्या है, 1 ओवर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और आप सबको पता है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 300√। तो अब आंसर क्या निकल आएगा, डेट इज द 1 ओवर 300√। याद रखिएगा पैरामीटर पर खास तौर पर फोकस करना होगा, अदरवाइज यहां पर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं बात को रिवाइज करता हूं, अगर वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है तो स्लोप इलास्टिक मॉडुलस ही की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस पर स्ट्रेन और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस ले दिया जाए तो अब स्लोप जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। एक बात और याद रखिएगा जी, हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी में एक्चुअली हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन। अब अगर फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ का एरिया ले ले तो चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा है कि इसी ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है। तो डेट्स द एरिया ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या होगा, डेट इज वर्क डन
और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ये फिगर बनती नजर आ रही है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेट्स हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपके पास एफ है और ये डेल्टा एल है। कीप इन माइंड ये एक्सटेंशन है, लेंथ नहीं है। तो यही वर्क डन होगा, और वर्क डन किस शक्ल में स्टोर्ड होता है, एनर्जी की शक्ल में। तो डेट से हम इसे क्या बोलते हैं, डेट आर नोन एज द स्ट्रेन एनर्जी। अगर हम यहां पर फोर्स की वैल्यूज लगा दें, तो अब जब फोर्स की वैल्यूज लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स की वैल्यूज लगाने से ये फार्मूला हाफ इलास्टिक मॉडुलस एरिया डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपने याद रखने हैं, इन दोनों फार्मूला से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखें एक जनरल सा कंफ्यूजन होता है, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मैंने फोर्स को डबल कर दिया है, फोर्स को मैंने डबल कर दिया है, आप बता दें स्ट्रेन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो फौरन से पहले आंसर दिया जाता है वो भी डबल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें डायरेक्ट रिलेशन तो जरूर है, लेकिन हुक्स लॉ की भी तो एप्लीकेशन है ना। फोर्स को डबल करने से एक्सटेंशन कांस्टेंट नहीं हो सकती, आप अपनी मर्जी से इस एक्सटेंशन को कांस्टेंट नहीं कर सकते। आप जैसे ही फोर्स को डबल करेंगे एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 2 टाइम चेंज यहां पर आया, 2 टाइम चेंज यहां पर आया, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कितने टाइम बढ़ चुकी होगी, 4 टाइम्स। वजह क्या है, फोर्स और एक्सटेंशन में भी डायरेक्ट रिलेशन था, आपने अगर इसे डबल किया तो ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर भी क्या हो चुका होगा, वो डबल हो चुका होगा। इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक एमसीक्यू है जी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, वैल्यूज दे दी गई, एंड लेंथ इज 4 मीटर, एक्सटेंशन इज 1 मिलीमीटर, आपने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज दे दी गई। देखें आपके पास फोर्स ही गिवन नहीं है। अब अगर फोर्स गिवन नहीं है तो हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन का फार्मूला नहीं लगेगा, सेकंड फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज द हाफ इलास्टिक कांस्टेंट एरिया डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल, और ये किसके बराबर होगा, ये सर्टेन एनर्जी के बराबर होगा। वैल्यूज अप्लाई कीजिएगा। देखिए हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज क्या दी गई, 2 इंटू 10 रेज की पावर 11, एरिया की वैल्यूज क्या दी गई, 3 इंटू 10 रेज की पावर 6, डेल एल की वैल्यूज क्या है 1 मिलीमीटर, और अगर आप इसका स्केयर लेंगे तो 1 इंटू 10 रेज की पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का 2 तो मौजूद था, लेंथ की वैल्यूज लिखनी है, लेंथ 4 होगी, ये आपके पास इसकी वैल्यूज निकल आई। एक्चुअली आप देखिएगा ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बाकी यहां पर ऊपर कोफिशिएंट क्या बच रहा है 3 डिवाइडेड बाय 4, और बाकी तो प्रीफिक्स है। अब आप इस प्रीफिक्स को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा हमारे पास सॉरी जी, यहां पर जो एरिया था ना वो 10 रेज़ की पावर -6 मीटर स्क्वायर है, तो डेट्स है यहां पर भी -6 आ जाएगा। तो अब प्रीफिक्सेस कितने हो गए, 10 रेज़ की पावर -6 और 10 रेज़ की पावर -6 कितने हो गए, 10 रेज़ की पावर -12, और ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -1। तो ये आसान सा हल होता है इसे सॉल्व करने का, कोफिशिएंट को लहदा सॉल्व करें और इसके साथ हमारे पास प्रीफिक्सेस को लहदा सॉल्व कीजिएगा। अब देखिएगा 3/4 डेसिमल पॉइंट लगा, इधर एक 0 लग जाएगा, 4 7 आर 28, बाकी 2 बचे, एक 0 डेसिमल की वजह से लग गया, तो डेट्स वाई 4 5 आर 20, तो आंसर कितना निकल आया 0.75, और ये 10 रेज़ की पावर -1 जूल है। आप इसे 0.075 जूल भी लिख सकते हैं, तो हमने अपनी करेक्ट ऑप्शंस को देखना होगा, तो 0.075 जूल वाली ऑप्शन करेक्ट मानी जाएगी जी। एक एमसीक्यूज है हमारे पास नेक्स्ट जी, दैट इज 2 वायर्स A and B are made from same material. A has twice the diameter. याद रखिएगा A का डायमीटर twice है and 3 times of its length from B, और इसकी जो लेंथ है वो B से 3 गुना ज्यादा है। Each stretch by the same tension. टेंशन का मतलब फोर्स लिया जाता है। What is the strain energy in the wire A to the strain energy in the wire B? ये रेशियो आपने कैलकुलेट करनी थी। अब देखें जनरली में स्टूडेंट क्या लगाएंगे, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला दैट इज अ हाफ ई, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर लगा दिया, डायमीटर का रिलेशन था, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा बिकॉज एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर आप डायमीटर की शक्ल में लिखेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखेंगे, डेल्टा एल स्क्वायर, और ये लेंथ से डिवाइड हो रहा था। दिस मीन्स डेट हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके निकल आएगी, डी स्क्वायर बाय एल। ये आमतौर पर तमाम स्टूडेंट इसी तरह से इसे ऑपरेट करते हैं, ये कंसीडर किए बगैर कि कांस्टेंट क्या दिया गया है।
देखें आपने अगर ये रिलेशन बनाया तो हमने कांस्टेंट किसे माना है, एक्सटेंशन को, तो यहां पर तो एक्सटेंशन कांस्टेंट दी नहीं गई, यहां पर तो हमारे पास टेंशन कांस्टेंट दी गई है। तो डेट्स वाई फार्मूला को केयरफुली डिजाइन करना होगा कि कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। तो डेट्स वाई फार्मूला हमारे पास अब ये लगेगा, दैट इज द हाफ इनटू द फोर्स इनटू द एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन की जगह पर एक्सटेंशन की वैल्यूज लगाते हैं। देखिए डेल्टा एल किसके बराबर था, डेल्टा एल बराबर था फोर्स ओवर एरिया एंड इसके साथ जाकर लेंथ मल्टीप्लाई हो रही थी और यहां पर यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहा था। तो डेट से अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दूं तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ एफ, डेल्टा एल की जगह पर डेल्टा एल की वैल्यूज लगाई, दैट इज द फोर्स इनटू लेंथ ओवर एरिया इनटू वाई। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज द हाफ एफ स्क्वायर एल एरिया इनटू वाई। मटेरियल सेम, दैट्स व्हाई वाई सेम होगा, सेम टेंशन, फोर्स भी सेम होगी। तो अब जो वेरिएशन है वो लेंथ और एरिया के साथ अब सर्टेन एनर्जी की वेरिएशन डिस्कस होगी। तो डेट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सर्टेन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगी लेंथ ओवर एरिया के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगी लेंथ ओवर डी स्क्वायर के। एरिया की जगह पर मैंने डायमीटर का फैक्टर लगा लिया, एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई और 4 कांस्टेंट हो गए, तो डेट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली डी स्क्वायर लिख दिया। अब आप कैलकुलेशंस कर दें, सर्टेन एनर्जी इन वायर ए डिवाइडेड बाय द सर्टेन एनर्जी इन वायर बी किसके बराबर निकलेगी, लेंथ की डायरेक्ट रिलेशन लेनी है, तो लेंथ ऑफ ए ओवर लेंथ ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायमीटर का इनवर्स रिलेशन लेना है, तो डायमीटर ऑफ बी ओवर डायमीटर ऑफ ए होल स्क्वायर भी लेना होगा। जी आपको नजर आ रहा है यहां पर 3 टाइम्स लेंथ ए की ज्यादा कर दी थी, तो डेट इज दिस वन। डायमीटर ऑफ ए कितने टाइम ज्यादा था, वो ट्वाइस था, तो डेट्स ये तो डी लिखा और इसे 2 टाइम ज्यादा कर दिया, तो ये स्क्वायर आ गया। लेंथ से लेंथ, डायमीटर से डायमीटर कट गया, ये 3 निकल आया और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या निकलेगा 3:4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी 3:4। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, जो फार्मूला आते हुए फौरन उसमें वैल्यूज लगाकर अपने आंसर को कैलकुलेट नहीं करना, पहले ये देखना है कि कांस्टेंट कौन सा दिया गया है। तो कांस्टेंट की हमारे पास एप्लीकेशन के साथ हम अपने वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन आ जाए वर्क ओवर वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सर्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास वर्क ओवर वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग वायर क्या होगा, तो मैं कैलकुलेशन करके आपको आंसर बता देता हूं। देखिए सर्टेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एज इट इज लिख दिया, ई डेल्टा एल स्क्वायर था, मैंने इसे 2 दफा लिख दिया, डेल्टा एल और डेल्टा एल, साथ में एल डिवाइड हो रहा था, मैंने इसके साथ एल डिवाइड कर दिया और साथ में एक एरिया भी मौजूद था, तो मैंने फार्मूला एज इट इज लिख दिया, इसमें इक्विलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम इस तरह से करते हैं कि मैं अगर इसको लेंथ से डिवाइड कर दूं तो अब इक्विलिटी तो होल्ड नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैंने एक अपने तौर पर एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया। इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फार्मूला एज इट इज रिटेन्ड हो गया। देखिएगा हमारे पास सर्टेन किसके बराबर होता है, सर्टेन बराबर होता है डेल्टा एल ओवर एल के, वेयर डेल्टा एल एक्सटेंशन है और एल क्या है, लेंथ है। सर्टेन इसके अलावा किसके बराबर होता है, दैट इज द स्ट्रेस, और साथ में किसे डिवाइड करना होगा, यंग्स मॉडुलस को। स्ट्रेस ओवर सर्टेन यंग मॉडुलस के बराबर था ना, तो वहां से भी हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस किसके बराबर होगा, स्ट्रेस बराबर निकलेगा यंग्स मॉडुलस इनटू सर्टेन के। अब जरा यहां पर देखिएगा, यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस इनटू सर्टेन, सर्टेन यही था डेल्टा एल ओवर एल, तो ये यंग्स मॉडुलस है, जब इसे सर्टेन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये पूरा फैक्टर किसके बराबर निकल आएगा, ये स्ट्रेस हो गया। डेल्टा एल ओवर एल किसके बराबर है, सर्टेन के, और एरिया इनटू द लेंथ किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास सर्टेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज द हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू द वॉल्यूम। जब भी आपके पास वॉल्यूम गिवन हो, स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन हो, स्ट्रेन की वैल्यूज गिवन हो और आपसे ये कहा जाए कि आप सर्टेन एनर्जी कैलकुलेट कर दें, तो आप इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और पैरामीटर तय हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, देखिएगा अगर मैं इस तरह से कर दूं, सर्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले आऊं, तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज द हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दिस मींस दैट
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहा क्या जाता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन भी यही था। वर्क ओवर वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग वायर इज वर्क ओवर वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी ओवर वॉल्यूम, बात एक ही है। तो किसके बराबर निकला? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। लाजमी नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि स्ट्रेस की वैल्यूज 2 मेगापास्कल है, स्ट्रेन 0.1 है, आप कैलकुलेट करके बता दें कि अब हमारे पास वर्क ओवर वॉल्यूम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? आप स्ट्रेस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। इस फॉर्मूला को हम जनरली और भी डिफरेंट फॉर्म में ट्रांजिशन लेकर आ सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाफ स्ट्रेस, और यहां पर स्ट्रेस ओवर इलास्टिक मॉडुलस लिख लो। मैंने स्ट्रेन की वैल्यूज लगा दी, तो ये हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द यंग्स मॉडुलस लिखा जा सकता है। आप ये काम स्ट्रेस की वैल्यूज लगाकर भी कर सकते थे। अब स्ट्रेस की वैल्यूज लगा दें तो स्ट्रेस किसके बराबर था? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन और भी है, तो ये फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन भी हो सकता है, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू द स्ट्रेन का स्क्वायर भी हो सकता है। जी नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी बैंड थ्योरी के बारे में, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। एक्चुअली हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली किसी भी मटेरियल का रिस्पांस होता है सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, या एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। अच्छा, इस बिहेवियर के ऊपर हम मटेरियल्स को, सॉलिड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले कहलाते हैं जी कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है, इसकी कंडक्टिविटी होगी क्या? 10⁷ पर ओहम पर मीटर। इसका अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डेट से 0 केल्विन के ऊपर जाकर ये सुपर कंडक्टर्स हो जाते हैं। इतने कम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, 0 हो जाएगी, डेट से ये हमारे पास सुपर कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव करते हैं। सॉलिड्स की दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स होगी। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे लोएस्ट होती है 10⁻⁻10 से 10⁻20 पर ओहम पर मीटर। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पर, तो डेट से टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से ये इंसुलेटर्स ही रहते हैं। 0 केल्विन पर भी ये इंसुलेटर के तौर पर ही बिहेव करते हैं। हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो इंटरमीडिएट होगी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दैट विल बी द 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻6 पर ओहम पर मीटर। ये इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज है। इसके लिए अल्फा नेगेटिव होगा। अल्फा नेगेटिव का मतलब है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, डेट से 0 केल्विन पर जाकर ये परफेक्ट इंसुलेटर्स हो जाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? तो सबसे पहली जो थ्योरी थी उसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बेसिस क्या है? तो बोहर एटॉमिक मॉडल। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। अब इससे बहुत बेहतर थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसे हम एनर्जी बैंड थ्योरी बोला जाता है। हमारी बुक में एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस क्या है? तो वेव मैकेनिकल मॉडल। जी एनर्जी बैंड थ्योरी एक्चुअली थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपने कुछ एमसीक्यूज याद रखने होंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम किसी एक आइसोलेटेड एटम को डिस्कस करते हैं तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके। अगर हम इसे n नंबर ऑफ एटम्स में डिस्कस करना चाह रहे हैं, मतलब इसका सॉलिड बिहेवियर डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो यही जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू द n सब लेवल्स। ये आप n सब लेवल्स में कन्वर्ट हो गया, इसे हम स्टेट बोलते हैं। वजह क्या है क्यों n सब लेवल्स में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अब हर इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारी फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगी। किस वजह से? अदर एटम्स की वजह से। तो डेट्स एनर्जी लेवल अभी भी डिस्क्रीट होंगे बट सो क्लोजली स्पेस्ड होंगे कि दे मेक अ बैंड। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास जो बैंड्स हैं, सबसे पहला बैंड हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटली फिल्ड बैंड। कंप्लीटली फिल्ड बैंड कौन से होते हैं जी? वैलेंस बैंड से नीचे वाले सारे के सारे बैंड कंप्लीटली फिल्ड बैंड होते हैं। नाम से जाहिर है
उसमें इलेक्ट्रॉन की कोई वैकेंसी नहीं होगी, तो एक्चुअली ये कंडक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं करते, डेट से हम इसे डिस्कस भी नहीं कर रहे। इसमें जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, हम इसे फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। एक्चुअली फॉरबिडन गैप की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कंडक्शन के लिए। फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड होता क्या है, ये किसी भी दो कंसेक्टिव बैंड के दरमियान ऐसी जगह हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया होता है, डेट्स इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप्स बोला जाता है। वैलेंस बैंड आउटर मोस्ट शेल है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड एटम ही का हिस्सा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, डेट्स से इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं। नो डाउट ये फोर्स बहुत वीकर होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, अगले बैंड में चलते जाएंगे, तो न्यूक्लियस की फोर्स कम होती जाएगी, बट न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं होता। अगला बैंड है जी कंडक्शन बैंड। अबव द वैलेंस बैंड जो हमारे पास बैंड कहलाएगा वो कंडक्शन बैंड होगा। हमने इसके लिए लफ्ज नहीं बोला ये ऑक्युपाइड बैंड है, तो डेट से ये याद रखिएगा, ये बैलेंस बैंड से तो ऊपर है, लेकिन यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो अपने एटम्स को छोड़ चुके होंगे, तो डेट से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लफ्ज बोलते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर आ रहे होते हैं उन्हें अकोमोडेट करता है। ये या तो एम्प्टी होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। ये प्रॉपर्टीज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। इस एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस के ऊपर अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखें जी, कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन। कौन से पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे होंगे, तीन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। देखिएगा, कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। इसमें ओवरलैपिंग अकर करती है बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, तो डेट्स है फिजिकली यहां पर कोई फॉरबिडन गैप मौजूद नहीं होता, तो ये इंश्योर करता है मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को। दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स आर नोन एज द कंडक्टर्स। ये तीन पॉइंट्स थे, ये तीनों पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल्स हैं इंसुलेटर्स। कौन से मटेरियल्स इंसुलेटर कहलाएंगे, वही तीन प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, इसका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, मुकम्मल है इसका वैलेंस बैंड। दूसरी बात, इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डेट्स ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे। इसके दरमियान जो फॉरबिडन गैप होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज फॉरबिडन गैप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए हम लफ्ज बोलते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होते हैं, ये पार्शियली फिल्ड होंगे, जबकि इनके दरमियान एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये नैरो फॉरबिडन गैप ही एक्चुअली इसे इंसुलेटर से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। एक्चुअली 0 केल्विन पर होता ये है, 0 केल्विन के ऊपर इसका वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, जबकि कंडक्शन बैंड क्या हो जाता है, वो एम्प्टी होगा। फॉरबिडन गैप अभी भी मौजूद होगा, बेशक नैरो है, डेट्स है यहां पर ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे आप टेम्परेचर राइज कर दें, ये मैंने रूम टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर के राइज होने से थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। डेट्स है इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो डेट्स है ये दोनों पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे, अभी भी नैरो फॉरबिडन गैप दोनों में मौजूद होगा। अब ये कैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे, नाउ इट बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर्स। ये सारे पॉइंट्स आपने 1 by 1 एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। देखिएगा, अब आगे चलते हैं, हम कुछ लास्ट ईयर के पेपर में से जो एमसीक्यूज आते हैं एंटी टेस्ट में वो डिस्कस करते हैं। पास्ट पेपर एमसीक्यूज देखिए, क्वेश्चन है अ वायर है स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखिएगा, लफ्ज स्प्रिंग कांस्टेंट बोला गया। 5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर
इट इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स टू डेल्टा एल, ये उसकी एक्सटेंशन दे दी गई। कैलकुलेट द सर्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। सर्टेन एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है जी सर्टेन एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन। अब प्रॉब्लम यह है कि फोर्स तो दी गई नहीं, हमें तो दिया ही स्प्रिंग कांस्टेंट गया है। तो अब याद रखिएगा चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर, देखिए इस तरह से इंटरलिंक्ड फिनोमिनाज, इंटरलिंक्ड फॉर्मूलाज आपके पास पूछे जा सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। हम यहां पर एक्सटेंशन को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस मींस दैट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? के इंटू डेल्टा एल। अगर मैं फोर्स की जगह पर यहां पर फोर्स की वैल्यूज लगा दूं तो आपके पास फार्मूला अब जस्टिफाइड हो रहा है। अब सारी चीजें नोन है, आपके पास अननोन कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज कितनी दी गई? दैट इज द 5 इंटू 10 रेज की पावर 4, दैट इज 1.4 इंटू 10 रेज की पावर -3, दिस वन इज 1.4 इंटू 10 रेज की पावर -3, 2 दफा डेल्टा एल था। अब यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल होकर 2.5 आ गया। 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट इज 1.96। अब प्रीफिक्सेस सॉल्व कर लें। 10 रेज की पावर +4 है, -3 और -3, तो कितने बच गए जी? 10 रेज की पावर -2। आप इसे राउंड ऑफ करें। लेट्स सपोज, हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यूज 2 है। तो अगर ये वैल्यूज 2 है तो 2.5 से मल्टीप्लाई होकर ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 रेज की पावर -2 जूल आपके पास आंसर निकलेगा। देखिएगा हमने कुछ राउंड ऑफ किया ना वैल्यूज को, तो डेट्स है। अब इसके नियर अबाउट ऑप्शन हम ढूंढेंगे, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? 4.9 10 रेज की पावर -3, 4.95 ही है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई। 4.9 इंटू 10 रेज की पावर -5 जूल, ये भी गलत हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा। द एरिया अंडर द एक्सटेंशन लोड ग्राफ। लोड फोर्स ही के लिए लफ्ज बोला जाता है, तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया लेना है फॉर एन इलास्टिक मटेरियल whose elastic limit is not exceed give its। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया, अगर आप फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की शक्ल देख रहे थे तो वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी, उसका जो एरिया निकला था वो हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन निकला था, जिसके लिए लफ्ज हमने बोला था ये स्ट्रेन एनर्जी है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, या ये वर्क डन है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन ढूंढिएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? स्ट्रेन एनर्जी। क्वेश्चन है कि ये ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। इस ग्राफ की ये शक्ल बनी हुई है। आपसे पूछा गया विच मटेरियल विल फॉलो द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। कौन सा मटेरियल इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को फॉलो करेगा? ऑप्शन अल्फा है कॉपर, आयरन, लेड एंड ग्लास। सबसे पहले तो देखें ये ग्राफ है क्या। एक मटेरियल इलास्टिक लिमिट को अप्रोच करते ही फ्रैक्चर्ड हो गया, तो डेट्स है ये ब्रिटल सब्सटेंसेस का ग्राफ है। ब्रिटल सब्सटेंसेस कौन से थे? तो हमने कहा था ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है। तो अब देखिएगा इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन है? कॉपर डक्टाइल है, आयरन डक्टाइल है, लेड डक्टाइल है। तो इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक वायर वाई एंड स्ट्रेस इज एफ। देखिए स्ट्रेस को एफ से रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बात एक ही है। एक्चुअली ये तो हम पढ़ रहे हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो थी वो हमारे पास निकला था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अभी इसके अकॉर्डिंगली तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं बन रही। तो हम ऐसे करते हैं, देखें आपके पास फॉर्मूलाज दिए किस में गए? ए बी सी डी ऑप्शन में देखिएगा, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस में। तो इसका मतलब है हमने करना क्या होगा? ये हमें लीड कर रहा है कि हमें इस स्ट्रेन की वैल्यूज को स्ट्रेस और यंग मॉडुलस में कन्वर्ट करना है। देखें आपके पास यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। इसका मतलब है स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा? स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस के। तो ये वाली वैल्यूज अगर हम यहां पर लगाते हैं तो डेट इज द हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज लगा दी, तो आंसर निकल आया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर ओवर वाई। अब देखें आपसे कहा क्या गया, स्ट्रेस को हमने सिग्मा से नहीं एफ से रिप्रेजेंटेशन दी। तो अगर मैं कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक यहां पर एफ लगा दूं तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंगली द बेस्ट ऑप्शन है अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज अटैच्ड विद अ मास ऑफ 2 किलोग्राम वर्टिकली, इट्स टेंसाइल स्ट्रेन इन द वायर इज दिस वन। आपने डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, ये लेंथ गिवन है, ये आपके पास मास गिवन है, ये टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यूज है, आपने डेल्टा एल की वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला लिखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर होता है, डेट इज अ डेल एल ओवर एल के। डेल एल कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा स्ट्रेन इनटू द लेंथ के। स्ट्रेन की वैल्यूज गिवन है, डेट इज 0.3 इंटू 10 रेज़ की पावर -3, और लेंथ की वैल्यूज गिवन है 2, तो आंसर निकल आएगा 0.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। आप इसे 0.6 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगी वो 0.6 मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली चार्ली ऑप्शन ठीक है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, बुक के न्यूमेरिकल्स में ये सॉल्यूशन दिया गया, परसेंटेज एलोंगेशन। परसेंटेज एलोंगेशन के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेट इज अ डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100। डेट्स है परसेंटेज एलोंगेशन जो होगी वो हमारे पास स्ट्रेन इंटू 100 के बराबर होगी। मतलब अगर स्ट्रेन दे दी जाए और आपसे परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप स्ट्रेन को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिमिलरली स्ट्रेन किसके बराबर निकलेगा, परसेंटेज एलोंगेशन डिवाइडेड बाय 100। दिस मीन्स दैट अगर आपसे परसेंटेज एलोंगेशन दी जाए और आपसे कहा जाए स्ट्रेन कितना होगा, तो आप परसेंटेज एलोंगेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। ये था जी आज का लेक्चर। इसमें हमने तमाम जो की पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया। इन तमाम फार्मूलाज की, तमाम कॉन्सेप्ट्स की, तमाम पॉइंट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।